हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। देखिए, हम आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी 2009 जो है एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाती है आपके एग्जाम की व्यू से। स्पेशली अगर हम बात करें किसी भी शिक्षक भर्ती एग्जाम का या कोई टेट एग्जाम का, तो ये वाला जो टॉपिक है ना, वो अक्सर हमको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। इस टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने चैनल में शिक्षक भर्ती की तैयारी करा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से करा रहे हैं, जिनसे आपका सिलेक्शन श्योर हो पाएगा। चलिए तो फिर सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम है क्या और ये कब अस्तित्व में आया। तो देखिए, वर्ष 2002 में संविधान के 86वां संशोधन के द्वारा छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये जो अधिनियम है उसको लाया गया था। इस अधिनियम को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? 6 से 14 वर्ष, ये उम्र याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से। ठीक है, कौन सा संशोधन है? 86वां संशोधन। ये भी आता है कई बार। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21 के भाग ए में है, भाग 3 के माध्यम से ये प्रावधान किया गया था कि भाई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन दिया जाना चाहिए। और ये कब किया गया था? 2002 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इसको प्रभावी बनाने के लिए, इसको और भी ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 में, है ना, 4 अगस्त 2009 में इनको लोकसभा में इस अधिनियम को पारित कर दिया गया। इस अधिनियम को पारित कर दिया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि आरटीई अधिनियम है ना, शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है वो पारित कब हुआ? ठीक है, वो पारित कब हुआ था? 2009 में पारित हुआ था और पारित होने के बाद 1 अप्रैल 2010 में इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो ये कुछ डेट्स हैं इनसे रिलेटेड जो आप याद रखेंगे। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको पूछा जा चुका है कि इस अधिनियम को लागू कब किया गया था। देखिए, पारित करना और लागू करना दोनों अलग अलग चीज़ है। लोकसभा में यह पारित हुआ कहने का मतलब ये है कि ये जो नियम था, इस कोई भी जब नियम होता है ना, उसको संसद में पहले रखा जाता है। ठीक है, संसद के कोई भी सदन में, और उस पर चर्चाएं होती है और विचार विमर्श होते हैं। अगर वो नियम अच्छा रहता है तो उसको सभा में क्या कर दिया जाता है? सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाता है कि हाँ भाई, ये जो नियम है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब पारित तो हो गया संसद से, अब वहाँ से पारित होने के बाद एक निश्चित डेट में, एक निश्चित तिथि में उसको पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। तो पारित करना और लागू करना, पारित कब हुआ? 4 अगस्त 2009 को। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को, और वो भी कहाँ? पूरे देश में। ठीक, चलिए, ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स टीई 2009 से रिलेटेड। अब आगे हम ना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम की व्यू से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में हमको अक्सर ये क्वेश्चन या इनसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष आयु के अनुसार अधिक सम जाती है। देखो, ये जो अधिनियम है ना 2009 आरटी 2009, इसके अकॉर्डिंग बच्चे कौन से कक्षा में पढ़ेंगे उसका डिसीजन ना आयु के हिसाब से तय किया जाएगा। उसका निर्णय उसके आयु के हिसाब से लिया जाएगा। मतलब जिस आयु वर्ग का वो बच्चा है, उस बच्चे को ना उसी कक्षा में एडमिशन देना पड़ेगी, या उसकी जो पढ़ाई की व्यवस्था होगी वो उसी कक्षा में होगी। अगर बच्चा 6 साल का है तो उनको क्लास 1 में, 7 साल का है तो क्लास 2 में। इस तरह से ये नियम है ना। उसके बाद देखिए, आरटीई का ऑफिशियल नाम क्या है भाई? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे आप। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये है एक कंप्लीट नाम, ऑफिशियल नाम किसका? आरटीई का। उसके बाद आगे देखिए, अब धारा 12, अब अलग अलग धाराओं में ना इसका वर्णन किया गया है इस अधिनियम का। देखिए, कोई भी जो अधिनियम होती है, कानून की विभिन्न धाराएं हैं, उसमें एक लाइन में नहीं हो पाती, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, उसको अलग अलग धाराओं में उसका वर्णन किया जाता है। तो धारा 12 में कौन सी चीज़ें वर्णित है कि आरटी 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटों का जो व्यवस्था है वो गरीब लोगों के लिए होगा? तो वो है 25% लोगों के लिए। मतलब यह वर्णित है धारा 12 में कि आरटीई के तहत आरटीई यह व्यवस्था करता है कि 25% सीटें ऐसे बच्चों के लिए होगी जो गरीब है। तो जैसे मान के चले, अगर हम नर्सरी क्लास में किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं, है ना, किसी स्कूल में नर्सरी क्लास में कितने बच्चों का एडमिशन होना है, मतलब वहाँ सीट कितने हैं? 100 सीट है। तो 100 सीट में 25 बच्चे वहाँ उन लोगों को ऐसे रखना पड़ेगा जो बीपीएल परिवार के अंतर्गत आते हो, गरीब परिवार के श्रेणी में आते हो, और उन लोगों से किसी भी प्रकार का फीस उन लोग जो स्कूल वाले हैं वो नहीं लेंगे। पर एक सवाल ये भी आती है कि फिर उन स्कूलों के फीस कहाँ से आते हैं? तो इन बच्चों का फीस ना गवर्नमेंट के थ्रू से पे किया जाता है प्राइवेट स्कूल्स को। ठीक है,
चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, धारा 13 को। तो धारा 13 क्या बोलता है कि प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10% जुर्माना देना होगा। मतलब प्राइवेट स्कूल वाले अगर बच्चों से फीस लेते हैं, कौन से बच्चों से, RTE वाले बच्चों से अगर फीस लेते हैं, तो जितने भी बच्चे हैं उनके हिसाब से 10 गुना उन लोगों को जुर्माना है देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये भी व्यवस्था किया गया है। अगला देखिए, धारा 14 क्या बोलती है, किसी बालक के पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है ना, सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसको एडमिशन लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। उनको ऐसा नहीं बोला जा सकता कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में ही प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी बच्चे जो RTE के तहत एडमिशन हो रहे हैं उन लोगों को एडमिशन कहाँ पर कब दिया जाना पड़ेगा, प्रवेश आरंभ होने के समय ही। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपको बाद में एडमिशन देंगे, देखेंगे सीट के हिसाब से करके। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखिए, धारा 16 के अंतर्गत क्या है, स्टूडेंट को न तो क्लास में रोका जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस तरह के काम कोई भी प्राइवेट स्कूल के द्वारा नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स के साथ उनको क्लास में रोका जाना या विद्यालय से निकाले जाने वाला काम नहीं किया जाएगा। बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना भी मना है। RTE के तहत हर एक बच्चों के लिए ये नियम बना हुआ है अब कि क्लासरूम में किसी भी बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करने की मनाही है। अगला पॉइंट देखिए, धारा 24 के तहत, अच्छा ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा वाला पॉइंट, एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से RTE की कौन से धारा के तहत बच्चों को प्रताड़ित करना या दंडित करना एक अपराध है। ठीक है, ये एक अपराध है, मनाही है, किसी भी बच्चों को शारीरिक दंड देना या प्रताड़ित करना मनाही है, ये एक अपराध है, कानूनी अपराध। तो ये आ सकता है कौन से धारा के तहत, तो धारा आप याद रखेंगे 17 के तहत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे, अब धारा 24 के तहत, शिक्षक के कर्तव्यों का वर्णन कौन से धारा में किया गया है, ऐसा भी पूछा जा सकता है क्योंकि हम शिक्षक के एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे, धारा 17 दंड नहीं देना है, धारा 24 शिक्षक के कर्तव्य, शिक्षक के क्या कर्तव्य है वो उसका वर्णन। अगला देखिए, RTE 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शिक्षकीय कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। अगला देखिए, धारा 28 क्या बताता है, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे, शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। कोई भी शिक्षक जो गवर्नमेंट शिक्षक है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा जा सकता। एक्चुअली ये भी इसका नियम है RTE के तहत। ठीक है, धारा 28 में वर्णित है। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या है, 30:1। ये तो कई बार आता है और अक्सर पूछा जा चुका है कि छात्र शिक्षक अनुपात क्या होनी चाहिए एक मानक कक्षा के अनुसार, तो वो होनी चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में 30:1 पर 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक होना अनिवार्य है। दूसरा है अगला पॉइंट, RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक शाला में मतलब मिडिल स्कूल में 35:1 होती है, प्राइमरी में होती है 30:1 और मिडिल में क्या होती है 35:1, मतलब 35 टीचर के पीछे एक शिक्षक का होना जरूरी है। अगला पॉइंट देखो, RTE 2009 क्या बोलती है, इसके अनुसार 1 to 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 209 है, मतलब बच्चों की संख्या अगर 200 से ज़्यादा हो गई है ना, बच्चों की संख्या अगर कितना हो गया 200 से ज़्यादा होगा तो विद्यार्थी और शिक्षकों का अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। याद रखिए, अगर ज़्यादा बच्चे हैं ना तो 40:1, मतलब ज़्यादा मतलब क्या, 200 से अधिक बच्चे हैं तो 40:1 के हिसाब से शिक्षक रहेंगे। ठीक है, पर 40 स्टूडेंट 1 टीचर। कौन से स्तर में, ये हो जाएगा प्राइमरी और मिडिल स्तर में, दोनों में, कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए प्रावधान है, क्या प्रावधान है, एक प्रधानाध्यापक का और 5 शिक्षक का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की व्यू से, कोई भी चीज़ें RTE के तहत पूछे जा सकते हैं। देखो हमने क्या क्या देखा, 1 से 8 तक के बच्चों में अगर 200 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो 40 और अनुपात 1 होगा, क्योंकि ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30:1, 35:1, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर 200 से ज़्यादा हो गया तब कितने होंगे बताओ, तो तब कितने होंगे 40:1 हो जाता है। और प्राथमिक स्तर पर अगर 150 से अधिक बच्चे हो गए, 150 से अधिक बच्चे हो गए, ठीक है, पूरे स्कूल में मतलब 1 से लेकर 5 तक, तो 5 शिक्षक होंगे और एक प्रधानाध्यापक मतलब HM होंगे, और उनसे कम है तो इसकी संख्या कम हो जाती है। ठीक है, 4 शिक्षक या एक अध्यापक, ऐसे प्रधानाध्यापक ऐसे हो सकते हैं। RTE 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने घंटे होते हैं भाई शिक्षकों के लिए, एक सप्ताह में न्यूनतम होते हैं 45 घंटे। याद रखेंगे आप, एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे होते हैं, 45 घंटे होते हैं। उसके बाद RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे, अब पूरे साल भर में पूरे शैक्षणिक घंटों की अगर हम काउंटिंग करें तो वो कितना होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए, बता दूं मैं आपको, 800 घंटे होनी चाहिए। और अगर दिनों में हम देखो तो 200 दिन। कौन सी स्तर में, प्राथमिक स्तर में। ठीक है, प्राथमिक स्तर में कितना, 800 घंटा
या 200 दिन, 800 घंटा या 200 दिन। लेकिन हम उच्च प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें, उच्च प्राथमिक स्तर मतलब क्या, मिडिल स्कूल की अगर हम बात करें तो वो होती है 1000 घंटा और 220 दिन न्यूनतम मिनिमम। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। 800 घंटे प्राइमरी के लिए, 1000 घंटे मिडिल के लिए, 200 दिन प्राइमरी के लिए, 220 दिन मिनिमम मिडिल के लिए। ठीक, ओके। उसके बाद आगे देखिए, आरटी 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता? भाई कि 8वीं तक ना किसी भी बालक को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता। आरटी 2009 ये हमको बताती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? वो 1 किलोमीटर होनी चाहिए। और कैसी, कौन सा है ये दूरी? ये होया मैक्सिमम दूरी, मैक्सिमम। अधिकतम दूरी 1 किलोमीटर है होनी चाहिए, उनसे ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए आरटी 2009 के अकॉर्डिंग। आरटी 2009 के अकॉर्डिंग एसएमसी अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। अभिभावकों का जो संघ होता है स्कूल के लिए, उसको बोलते हैं एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। हिंदी में इसको बोलते हैं शाला प्रबंधन समिति। ठीक है, शाला प्रबंधन समिति। मैं आप लोगों को बता दूं, शाला प्रबंधन समिति का ना स्कूल के मैनेजमेंट में बहुत ही बड़ा रोल होता है। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट में इनकी बहुत ही अहम भूमिका होती है। जितने भी अहम फैसले लेने होते हैं स्कूल से रिलेटेड, वो इनके बगैर नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो ये पूरा एक कमेटी होता है। जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी महत्वपूर्ण काम होने होते हैं स्कूल में, उनके लिए, हर एक चीज़ों के लिए इन लोगों को बुलाया जाता है। इनकी मीटिंग रखी जाती है महीनों में एक बार एटलीस्ट। ठीक है, महीने में। और जो भी कुछ प्रमुख बातें होती हैं शाला से रिलेटेड, उनकी चर्चा इनसे की जाती है। अभिभावक होते हैं, उन्हीं में से क्या रखा जाएगा? इनका अध्यक्ष रखा जाएगा। जो समिति है ना, जो शाला प्रबंधन समिति है, उसका अध्यक्ष कौन होगा भाई? अभिभावक में से ही कोई एक को रखा जाएगा, ना तो टीचर, ना तो एचएम, ना तो कोई। ठीक है, अभिभावक मतलब पेरेंट्स में से। इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। आरटी 2009 ये बताता है कि स्कूल में जो भी खर्चे, जो भी अनुदान और जो भी चीज़ें होंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसकी होगी? वो होगी एसएमसी का। एसएमसी मतलब विद्यालय प्रबंधन समिति का। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को खर्च किया जाएगा। आगे देखिए, आरटी 2009 के अकॉर्डिंग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो किसी तरह से निःशक्त बच्चे हैं, है ना, उनको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। उन बच्चों को, मतलब पेडागोजी की लैंग्वेज में, उनको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बोलते हैं हम। ठीक है, तो उन बच्चों को किस शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। समावेशी शिक्षा मतलब क्या? सभी बच्चों का के साथ मिलजुल कर पढ़ना। ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था करो। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उन लोगों को अलग से क्यों नहीं पढ़ाया जाता? उन लोगों का व्यवस्था, समावेशी शिक्षा मतलब एक साथ दूसरे बच्चों के साथ उन लोगों का व्यवस्था क्यों किया जाता है? ताकि उन लोग ना डीमोटिवेटेड फील ना करें, ताकि उनको अपने से रिलेटेड हीन भावना उनमें ना आए, है ना। वो भी खुद को एक सामान्य बच्चों की तरह समझे और एक सामान्य बच्चों की तरह ही अपने खुद का जो मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास है और शारीरिक विकास है उसको करे, है ना। मतलब वो भी एक कॉमन, जो जनरल स्टूडेंट्स की तरह ही अपने आप को संज्ञानात्मक रूप से या सामाजिक रूप से या नैतिक रूप से अपना विकास वो कर पाए। इस कारण से क्या होता है? समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। आरटी नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। आरटी 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। अच्छा, ये एक चीज़ और हो गया, दिव्यांग बच्चे मतलब यही विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इन लोगों के लिए ना मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कब तक के लिए किया गया है? 18 वर्ष तक किया गया है। लेकिन कॉमन जो जनरल बच्चे हैं, सामान्य बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा कब तक है बताइए? वो है 6 to 14 ईयर्स तक, 6 से 14 साल तक, 14 साल मैक्सिमम, मतलब क्लास 8 तक। लेकिन जो हैंडीकेप्ड बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उन लोगों के लिए 18 साल तक, मतलब 12वीं तक वो फ्री में आरटी के तहत पढ़ेंगे। भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाले विश्व का कौन सा देश बन गया है? 135वां देश बन गया है भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार। हमारे देश में शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। ठीक है, आरटी 2009 के तहत अध्यापकों के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नियम लागू करने का अधिकार किसे होगा? नियम किसे कौन लागू करेगा? केंद्र सरकार करेगा। कौन करेगा? केंद्र सरकार। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि शिक्षकों की प्रशिक्षण कौन करवाएगा, उसका नियम कौन बनाएगा शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का? तो वो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार के तहत ये होती है कि शिक्षकों को किस तरह से प्रशिक्षित किया जाना है और उनको किस तरह से ट्रेन करना है। तो इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस टॉपिक में, वो सारे टॉपिक्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर और अच्छे लगे होंगे।
जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए तो फिर इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर चैनल में न्यू है और अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल सके। अच्छा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा, जिनसे कोई भी वीडियोज़ हम अगर अपलोड कर रहे हैं तो तुरंत आपके मोबाइल फ़ोन में उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो को तुरंत अच्छे से देख पाएँ। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।